मैदान में अक्सर कहा जाता है कि प्रिसीजन यानी सटीकता ही सब कुछ है। महंगी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए ऐसे हथियार बनाए जाते हैं जो लक्ष्यों को बेहद सटीक तरीके से भेद सके। लेकिन 40 दिनों तक इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चले युद्ध ने एक नई हकीकत पेश कर दी। वो यह है कि क्वांटिटी ही मारक क्षमता है। जब व्हाइट हाउस से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह दावा कर रहे थे कि सटीक हवाई हमलों में ईरान की लगभग पूरी सैन्य क्षमता को तबाह कर दिया गया है, तब जमीनी हकीकत इसके उलट दिख रही थी। ईरान ने अपनी सैन्य मशीनरी को एक ऐसी हाइड्रा में तब्दील कर दिया जिसका एक सिर कटने पर दो नए उगाते हैं। ईरान की रणनीतिक गहराई उसके पहाड़ों के सीने को चीरकर बनाई गई उन मिसाइल सिटीज में छिपी है जहां अल-बुगा मॉडल के तहत युद्ध का औद्योगिक उत्पादन हो रहा है। यह महज एक सैन्य तैयारी नहीं, बल्कि पश्चिमी रक्षा बजटों का दिवालिया करने की एक सोची समझी इकोनॉमिक वॉरफेयर है, जिसे शाहिद ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका लाखों डॉलर की इंटरसेप्टर मिसाइलें दागता है, उसे ईरान चंद शेल कंपनियों और ऑफ द सेल्फ तकनीक के सहारे किसी कार गैरेज जैसी असेंबली लाइन में तैयार कर लेता है। यह एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव वॉर स्ट्रेटेजी है जहां तकनीक भले ही साधारण हो, लेकिन उसकी संख्या इतनी विशाल है कि वह दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भी सैचुरेशन पॉइंट पर लाकर थका देती है। आज का सवाल यह नहीं कि ईरान के पास कितनी मिसाइलें बची हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या दुनिया के पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त और किफायती संसाधन बचे हैं। तो आइए प्रतिबंधों की बेड़ियों को तोड़कर तैयार हुए ईरान के इस विकेंद्रीकृत युद्ध तंत्र के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ईरान ने रूस के लातारिस्तान इलाके में स्थित अलाबुगा विशेष आर्थिक क्षेत्र से एक क्रूर लेकिन प्रभावी सबक सीखा। रूस ने वहां गेरान 2 के नाम से जाने जाने वाला ईरानी शाहिद 136 के उत्पादन को जिस तरह से एक असेंबली लाइन में बदला है, ईरान ने उसे अपने यहाँ और भी उतार लिया। इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी इसका स्केल है। ईरान ने अपने रक्षा उत्पादन को किसी एक मेगा फैक्ट्री के भरोसे नहीं छोड़ा, बल्कि इसके बजाय उसने इसे सैकड़ों छोटी, असमृद्ध और असैन्य दिखने वाली वर्कशॉप में बांट दिया। जो वर्कशॉप कलात्मक फॉर्म, इक्विपमेंट्स या ऑटोमोबाइल पार्ट्स बना रही थी, वह आज ड्रोन के विंग्स या इंजन के पुर्जे ढाल रही है। इसे अमेज़न या टेस्ला का लॉजिस्टिकल मॉडल कहना गलत नहीं होगा, जहां अंतिम उत्पाद यानी मिसाइल या ड्रोन केवल आखिरी स्टेज में एक गुप्त भूमिगत ठिकाने पर असेंबल किया जाता है। ईरान की पूरी रणनीति का आधार एक सरल आर्थिक समीकरण है। एक शाहिद 136 ड्रोन की निर्माण लागत लगभग $20,000 से $30,000 के बीच आती है। इसे गिराने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को पैट्रियट या थार जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $2 मिलियन से $4 मिलियन के बीच होती है। जब ईरान एक साथ 100 सस्ते ड्रोन और 10 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करता है, तो वह दुश्मन को केवल सैन्य रूप से नहीं, बल्कि वित्तीय रूप से भी थका देता है। दुश्मन के पास मिसाइलें खत्म हो सकती हैं, लेकिन ईरान के पास ड्रोन बनाने के लिए एल्युमिनियम और सिविलियन मोटर्स की कमी नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भयंकर प्रतिबंधों के बावजूद ईरान इन ड्रोन्स को इतनी बड़ी मात्रा में आखिर डेवलप कैसे करता आ रहा है। तो दरअसल दशकों के प्रतिबंधों ने ईरान को जुगाड़ और स्मगलिंग की कला में माहिर बना दिया है। रिपोर्ट्स है कि वो अपनी सप्लाई चेन को 3 स्टेज पर संचालित करता है। पहले तो ईरान तुर्की, चीन और मध्य एशिया में फैली हजारों शेल कंपनियों के जरिए नागरिक उपयोग के नाम पर सेंसर, नेविगेशन चिप्स और कार्बन फाइबर खरीदती है। और अब रूस ईरान को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग गाइडेंस दे रहा है। वहीं चीन से सोडियम परक्लोरेट जैसे केमिकल प्रीकर्सर की आपूर्ति बिना कोई रुकावट जारी है, जो ठोस ईंधन मिसाइलों के लिए जरूरी है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिकी RQ-170 सेंटिनल जैसे ड्रोनों को पकड़कर उसकी ऐसी सफल रिवर्स इंजीनियरिंग की है कि आज वो अपने इंजनों और बॉडी पार्ट्स का 80% हिस्सा घरेलू स्तर पर ही बना लेता है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने न केवल अपने देश में ही, बल्कि यमन के हुती इलाकों, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और इराक की मिलिशिया यूनिट्स में असेंबली किट्स भेज दी है। इससे फायदा यह है कि यदि ईरान के मुख्य भूमि पर हमला होता भी है,
तो युद्ध के अन्य मोर्चों से मिसाइलों और ड्रोनों की बारिश बंद नहीं होती। इसके अलावा ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक दांव उसकी मिसाइल सिटीज है। यह केवल एक स्टोरेज यूनिट्स नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर औद्योगिक परिसर है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के साथ साथ जॉग्रस माउंटेन रेंज के नीचे 500 मीटर तक की गहराई में ये शहर बसे हैं। आधुनिक बंकर बस्टर और टारगेटेड एयर स्ट्राइक यहाँ बेअसर साबित होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन सेंटर्स के पास अपने बिजली संयंत्र से लेकर AI बेस्ड प्रोडक्शन लाइंस भी हैं। 2026 तक की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने यहाँ रोबोटिक आर्म्स का जाल बिछा दिया है, जो इंसानी मौजूदगी कम होने पर भी उत्पादन जारी रख सकती है। ईरान का यह मॉडल दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है। यह दिखाता है कि हाईटेक और बेहद महंगे हथियारों के दौर में भी लो टेक लेकिन हाई वॉल्यूम हथियार पासा पलट सकते हैं। ईरान ने युद्ध को एक खेल से बदलकर एक ऐसी इंडस्ट्रियल रेस बना दिया है जहां जीत उसकी नहीं होगी जिसके पास सबसे अच्छी तकनीक है, बल्कि उसकी होगी जो सबसे अंत तक उत्पादन जारी रख सकेगा। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।